तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स के बारे में, और जिसके ज़रिए आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक यूनिक वे है मार्केट में स्ट्रक्चर्स के कमज़ोर और पावरफुल होने का। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नई लगेंगी बिल्कुल, क्योंकि आपको मिलने वाली ही नहीं है। ऐसे ही मैंने कई सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रॉडर वर्जन में एमएमसी में और बेसिक ट्रेडर्स में बताया हुआ है, जो कि धीरे धीरे करके आपको, जिनके पास एमएमसी वाला कंटेंट है, एमएमसी वाला कोर्स है, उनके अंदर पहले से ये सब चीज़ इंक्लूड है। बट ये मैं यहाँ फिर भी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा जैसे मैंने यहाँ किया है। ये उन्हीं में से एक बेस्ट टॉपिक है जो मैंने बताया हुआ है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एमएमसी का एक टॉपिक। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, छोटा सा लग रहा है। हाँ, ये 90 परफेक्ट। ओके, थोड़ा सा बड़ा। तो एमएमसी का मैं आज आपको फेज वन का ही, ये फेज वन के अंदर है। ऐसे कई सारे फेजेस हैं, ऐसे 17 से 22 फेज हैं। हर फेज में एक अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिंग की दुनिया में फेज वन काफ़ी है, इसलिए मैं आपको फेज वन का ही कंटेंट बता रहा हूँ। बाकी की सारी चीज़ें सुपर डुपर प्रोफेशनल एनालिसिस के लिए हैं, एनालिस्ट के लिए हैं, वो ट्रेडर के लिए नहीं है। फेज वन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है चेंज ऑफ कैंडल्स या कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स। हम इसमें दोनों भी यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग ट्रेंड की कमजोरी और पावरफुल होने के तरीके पहचान सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूं। सीसीपी का मतलब होता है द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, सीसीपीस। तो इसका मैं पहले आपको एक कैंडल एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऐसे मैंने कई सारे बताए हुए, जिनमें से मैं आज आपको एक बताने वाला हूं। और आज का पैटर्न है आपका द बुलिश एनगल्फिंग। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। हाउ कैन वी यूज इट, गॉट इट, गॉट इट। तो बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है? एनगल्फिंग का मतलब होता है कि लाश के ढेर के ऊपर चढ़ जाना। मतलब जैसे सबको मार दिया और उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो गए, झंडा लहरा रहे, उसको बोलते हैं एनगल्फिंग। किसी की जीत होना, किसी दूसरी पार्टी के या किसी दूसरी सेना के साथ लड़ाई करते वक्त। तो मैं आपको बुलिश एंगल्फिंग के बारे में बताना चाहूंगा। बुलिश एंगल्फिंग बेसिकली कई तरीके की होती है, लेकिन मैं जो इसमें सबसे पावरफुल होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें एक कैंडल ऐसी बनाई है छोटी, ये रेड कलर की होती है हमेशा। ओके। और उसके बाद जो बड़ी वाली है वो ग्रीन कलर की होती है। तो जो रेड कलर की होती है वो बेरिश पैटर्न को समझाती है, मतलब बताती है बेरिश के बारे में। और ग्रीन जो होती है वो पूरी भरी हुई रहती है, मतलब पूरी की पूरी भरी हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं फुल एकदम भरी हुई, जैसे हम लोग बोलते हैं वो भरी। ठीक है। अब अगर इसके ऊपर की साइड ऐसे बनी हुई है, देखो एनगल्फ का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करूंगा। एनगल्फ का मतलब होता है जब इससे भी, यानी कि मार्केट में रेड कैंडल के हाई को ग्रीन कैंडल भर दे, तब ये एक एनगल्फिंग बनती है। अब ये क्या है? ये एक इन्वर्टेड एनगल्फिंग बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये शूटिंग स्टार के साथ बने। तो तुम इसे शूटिंग एनगल्फिंग भी कह सकते हैं, या इन्वर्टेड एनगल्फिंग ज़्यादा बेटर है, हम इसको इन्वर्टेड बुलिश एनगल्फिंग भी कहते हैं। ठीक है। ये भी पावरफुल होती है, दिस इज ऑल्सो ए पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद आती है आपके पास में स्पिनिंग एनगल्फिंग, जिसे स्पिनिंग टॉप के जरिए बनाया जाता है। जो रेड कैंडल होती है वो स्पिनिंग होती है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल से मतलब नहीं होता, वो मारूबोजू ही होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल जो है वो बेसिकली आपकी मारोबोजू ही होनी चाहिए।
तीनों की तीनों, ये भी, यानी कि बॉडी इसकी हमेशा बड़ी होनी चाहिए रेड वाली से। लास्ट आता है रेड कैंडल, द हैंगिंग मैन। बिलीव मी, हैंगिंग मैन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर ये मारुबोजू के साथ कनेक्ट हो जाए ना, तो इससे ज्यादा पावरफुल पैटर्न मार्केट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो, हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न होता है, लेकिन अगर ये एक एनगल्फिंग के साथ यानी कि एक मारुबोजू के साथ जुड़ जाए ना, तो ये दुनिया का, जितनी मेरी 10-12 लाख कैंडल की रिसर्च है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न इन द मार्केट एवर एग्जिस्टेड। लाइव में करके देखा है मैंने, प्रैक्टिस में भी करवाया है, कई बार लाइव स्ट्रीम पे बताया भी है और होते हुए भी दिखाया है। डिपेंड करता है इनके लोकेशन के ऊपर। ये आपको मैं इसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये काम ऐसे नहीं करते, ये भी फेल करेंगे। कब? जब ये किसी की लेवल पर ना हो, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, लोकेशन एनालिसिस के बारे में। लोकेशन को एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग बेसिकली बनी कहां हुई है। अब अगर ये बनी नहीं हुई ढंग की जगह पे, तो कोई फायदा नहीं है इसके आने का, हम फेल हो जाएंगे। अगर ये किसी ऐसी जगह पे बनी हुई है जो कोई रिवर्सल एरिया है, अब ये रिवर्सल एरिया क्या होता है? रिवर्सल एरिया होता है जहां पर सप्लाई या डिमांड खत्म हो जाती है, वो एरिया रिवर्सल का होता है। मैं आपको बताऊंगा सप्लाई डिमांड के बारे में लाइव स्ट्रीम्स के अंदर, यहाँ इतना नहीं बता पाऊंगा मैं क्योंकि वो थोड़ा डीप कंटेंट है। ऐसे ही आपको मिलेंगे रिवर्सल एरिया है क्या। इसी तरीके से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी की दुनिया में आपने सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है। इसी तरीके से कोई भी गैप, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, इन सारे एरिया को हम लोग की पॉइंट कहते हैं, या फिर आप इसे एक सपोर्ट भी कह सकते हैं। सपोर्ट एरिया पर भी ये बन जाते हैं। तो ऐसे एरिया हमारे की लेवल होते हैं, इन्हीं जगह पर इन सब चीजों को देखा जाता है, यानी कि पावरफुल होने की उम्मीद रहती है और किसी जगह पर नहीं कह सकती। जैसे कि क्वार्टर एरिया हो गया, यानी कि इसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर बन गया, तो वो फेक होता है, ठीक है। और आएगा सबसे सुंदर वहीं जल परी की तरह, बिल्कुल सुंदर दिखेगा, लेकिन होगा खूंखार, लुटा देगा मार्केट को नीचे। फिर आएगा थोड़ा सा नीचे, फिर अगर दोबारा बन गया किसी सपोर्ट पर, वहां से उड़ जाएगी मार्केट। तो ये आफ्टर इफेक्ट में भी काम करते हैं, यानी कि एक कैंडल पहले अपने आप को फेल करती है, फिर दोबारा काम करने लग जाती है नियरेस्ट से। जैसे आपने फील करो कि मैंने ट्रेड लगाई, थोड़ी सी मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करती है, थोड़ा और नीचे आती है, फिर वहां से घूम के चली जाती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स। ये बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा फ्यूचर में कभी, कि किस तरीके से हम लोग आफ्टर इफेक्ट यूज करते हैं। हैमर के बाद हैमर ही बनता है, हैंगिंग मैन के बाद हैंगिंग मैन बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। ये सारे की लेवल्स होते हैं। तो लोकेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे हमें पैटर्न्स के काम करते हुए होते हुए दिखने की उम्मीद रहती है। इसी तरीके से हमारी बेरिश एनगल्फिंग होती है, उसमें सेम होता है। मतलब मैं सेम इसके अंदर आपको बताऊं, मतलब बुलिश एनगल्फिंग एनगल्फिंग आप सेम समझ सकते हैं कि बेरिश एनगल्फिंग भी हमारी इसी तरीके से काम करती है। मैं आपको एनगल्फिंग के अंदर बियरिश पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, वो सेम ऐसी होती है, बस कलर चेंज हो जाता है दोनों का, सेम ऐसी होती है, लेकिन वो एनगल्फ नीचे से करती है। वो एनगल्फ नीचे से करती है। देखो मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, फुल डिटेल नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, इतना भी एक ओवरव्यू ही समझ सकते हो आप। सोचो फुल डिटेल में इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, बहुत ज्यादा। तो बियरिश एनगल्फिंग में सबसे पहले आती है आपके पास में एक हैमर, जैसे कि टॉप पे हैमर का बनना, बिल्कुल टॉप पे जाके रेजिस्टेंस पे जाके हैमर का बन जाना। तो उसका मतलब क्या है, डिस्काउंट में बैठे हुए हैं और फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब टॉप पे हैमर बनता है तो मार्केट को गिराने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और की लेवल आपको मैं बता ही चुका हूं, ये भी की लेवल है। दूसरा स्पिनिंग वाला, तीसरा इन्वर्टेड हैमर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न एवर एग्जिस्टेड इन द मार्केट। सबसे पावरफुल होता है ये, क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है ना कैंडल, इसलिए ये इन्वर्टेड हैमर है। और साथ में उसके एक रेड मारुबोजू, ठीक है, ये तो ग्रीन मारुबोजू होगी, ये रेड मारुबोजू होती है। ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है ये वाला, ओके, ये भी पावरफुल है एंड ये भी। अब देखो मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, ये भी बताया भी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करा कि ये स्पिनिंग टॉप मारुबोजू क्या होता है। देखो ये जो स्पिनिंग टॉप मारुबोजू होता है ना, ये डुअल डायरेक्शनल होता है। मतलब ऐसा होता है कि जिस साइड मार्केट, अगर इस साइड मार्केट इसको क्रॉस करके क्लोजिंग कर देगी ना कैंडल, मतलब मारुबोजू, तो डायरेक्शन इधर ही हो जाती है, नीचे हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक पंगा होता है, ये मूव तो देता है लेकिन रिवर्स करके फिर भाग जाता है ऊपर। मतलब मार्केट नीचे आएगी तो जरूर, लेकिन रिवर्स करके फिर ऊपर भाग जाएगी, ताकि ये अपने दूसरे एरिया को भी फिल कर सके। इसे हम लोग वॉल्यूम